हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजित अमंत। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ वाटर बाय गैस क्रोमेटोग्राफी, अ शॉर्ट हैंडमेड नोट्स बाय मी। आइए जानते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे मोस्टली पेस्टिसाइड्स। और वो पेस्टिसाइड्स गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो होगा वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो उसकी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन की अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन पाया जाता है। और इस प्रकार ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर की मदद से एनालाइज करेंगे वाटर सैंपल का। ठीक है, आइए जानते हैं। कहता है लवलॉक लिप्सी in 1960 described the sensitive and selective device called electron capture detector, which is used to detect components as they emerge from a gas chromatographic column, makes possible the selective detection of minutes amount of sample compound with large electron affinities। कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का जो डिस्क्राइब किया गया था वो 1960 बाय लवलॉक लिप्सी। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर करता क्या है? वो कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करता है जो गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशन के कॉलम से बाहर आता है, और उसमें जो हम सैंपल जो यूज करते हैं वो मिनट अमाउंट में यूज करते हैं। ठीक है, कहता एज द क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स हैव ग्रेट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज and thus they may be separated and measured in the presence of low electron affinities compounds। कहता है क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से इसको हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लो इलेक्ट्रो अफिनिटीज कंपाउंड्स। ठीक है, कहता है द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसीजर for monitoring organic pesticides in water is particularly important because chlorinated and other pesticides with high electron affinities capturing potential have the greatest tonnage use। ये सेम वर्ड हो गया। कहता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिटेक्टर का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, और उसका आज बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइए जानते हैं वाटर सैंपल के हम कैसे कलेक्शन करेंगे और उसकी सैंपल की हैंडलिंग कैसे करेंगे। कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट दिस सैंपल ऑफ वाटर इन 4 ग्लास बॉटल्स 1 लीटर का विच हैव बीन क्लीन्ड एंड हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट टू डिस्ट्रॉय एनी ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इफ ऑलरेडी इन इट। कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लोग बोतल जो यूज करेंगे उसको हम पहले हीट करेंगे 300 डिग्री से ओवरनाइट के लिए, ताकि उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर अगर ऑलरेडी पहले से होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग वाटर सैंपल जो एनालाइज करने वाले हैं उसमें तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, और अगर बोतल में भी रहेगा तो एनालाइजिंग जो है अच्छे से हमारा नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ बोतल के अलावा जो हम लोग फ्लास्क यूज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो हम लोग हीट नहीं करेंगे, उसको कन्वेंशनल मेथड से हम लोग उसको क्लीन करेंगे। और कन्वेंशनल मेथड क्या है? बाय यूजिंग सोडियम क्रोमेट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। कहता है कि नाउ द बोटल शुड बी स्टॉपर्ड प्रॉम्प्टली टू अवॉइड एयर बॉर्न कंटामिनेशन। कि जैसा कि हम देखे अभी कि बोतल को हमने क्लीन किया बाय हीटिंग ओवरनाइट एट 300 डिग्री सेल्सियस टू अवॉइड द ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी इन इट। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस बोतल को हम लोग स्टॉपर की मदद से बंद कर देंगे टाइटली, ताकि उसमें कोई भी एयर के थ्रू जो कंटामिनेशन तैयार होता है वो ना हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टॉपर्ड होगा वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, कॉर्क का या रबड़ का। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, रैप कर देंगे एक डबल लेयर एल्युमिनियम फॉयल या फिर टीन फॉयल, मैंने यहाँ लिखा नहीं है टीन, और वो भी फॉयल जो होना चाहिए ऑर्गेनिक फ्री होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है आल्सो इट इज नोटेड दैट द फॉयल कवरिंग नॉट गेट रप्चर्ड सो दैट द सैंपल शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ठीक है, चलिए
हमने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये वाटर बोतल, इसको अच्छे से कवरिंग किया हुआ स्टॉपर्ड से, ये हमारा बोतल रहा, और इसमें जो है वाटर सैंपल है जो अभी जिसका एनालाइज किया जाएगा, उसको बंद करके रखा गया है। ठीक है, आइए जानते हैं इसमें apparatus क्या क्या यूज़ होंगे। जैसा कि गैस क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंटेशन में कॉलम भी आते हैं, ओवन भी आते हैं, तो वो मैंने सेपरेट करके थोड़ा लिख दिया है। फिर फ्लास्क यूज करेंगे 125 ml का, सैंड बाथ यूज होगा, कंसंट्रेटिंग apparatus यूज होगा, रिकॉर्डर यूज होगा, एनालाइजर यूज होगा, और जो भी है। नेक्स्ट क्या था, रिएजेंट्स रिक्वायर्ड। इस एनालाइजिंग में कौन कौन से हमें रिएजेंट लगेंगे, तो क्या था, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट लगेगा, और वो भी फ्री होना चाहिए कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग मटेरियल से, इसलिए इसे भी हम हीट करेंगे और एक टाइटली स्टॉपर्ड बोतल में बंद करके रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल हेक्सेन, ये भी फ्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कंपोनेंट से। ऐसा इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कंपोनेंट से फ्री होना चाहिए, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग जो करेगा वो पेस्टिसाइड्स हमारा करेगा, और अगर ऑलरेडी इस सब में हमारा पेस्टिसाइड्स में, अगर इसमें ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स के अलावा इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कंपोनेंट होगा तो एनालाइजिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर, वो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्री होना चाहिए। यहाँ पे कहता है जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो कहता है कि जो पेस्टिसाइड्स एक्सट्रैक्ट होंगे वाटर सैंपल से वो इस प्रकार होंगे कि वाटर को जो है सेडिमेंट कर दिया जाएगा एंड कंटेनर इटसेल्फ एक्सपोज टू दी सॉल्वेंट। आइए जानते हैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे हमारे वाटर सैम्पलिंग एनालाइजिंग थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफी में। कहता है pour the water sample into 1 liter separative funnel and shake it with 25 ml of normal hexane for 1 minute। उस वाटर सैंपल को हम लोग फनल में डालेंगे, उसको मतलब एक तरह से फ्लास्क में लेकर यूज करेंगे, और उसमें 25 ml हम लोग नॉर्मल हेक्सेन फॉर 1 मिनट। ठीक है। Allow the content for at least 10 minutes and collect the aqueous layer in another bottle। कहता है कि जो नॉर्मल हेक्सेन हमने मिलाया उस 25 ml सैंपल में, वो जो है सैंपल है वो उसमें एक्वस लेयर तैयार एक होगा, उसको फिर हम एक नेक्स्ट बोतल में कन्वर्ट कर देंगे, और यही चीज़ हम रिपीट दिस प्रोसीजर, यही चीज़ प्रोसीजर बार बार हम लोग करेंगे, वो भी 3 टाइम्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो मैं लिखा हुआ नीचे मैं पढ़ दे रहा हूँ, बट यहाँ ध्यान रखना है कि यही प्रोसीजर 3 टाइम्स होगा, और तब तक होगा जब तक फिर एक्वस लेयर सारा अलग ना हो जाए। और अगर नॉर्मल हेक्सेन मिलाने के बाद अगर इमल्सन तैयार हो रहा है तब उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे ताकि इमल्सन ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, देखिए, रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल ऑल द वाटर सैंपल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड विद द सेम नॉर्मल हेक्सेन। इफ द नॉर्मल हेक्सेन इज पार्शली emulsified then add distilled water to it to break down the emulsion। Now pour the normal hexane layer from the top of separating funnel into a 125 ml flask containing 0.5 gram anhydrous NO2SO4 and allow them till drain the funnel for at least 5 minutes। कहता है अब जो हम लोग जो अभी एक्वस लेयर जो अलग किए उसको हम लोग 125 ml फ्लास्क में पोर करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 0.5 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट है, और उस जो जिस फ्लास्क से हम लोग उसमें अदर जो डाल रहे हैं हम लोग उस फनल को जो है हम लोग कुछ देर तक वहीं छोड़ देंगे ताकि उसमें जितने भी वो ड्रेन हो जाए, यानी जो भी उसमें सैंपल लेयर जो जा रहा है धीरे धीरे फ्लास्क में 125 ml फ्लास्क में वो पूरा अच्छे से उसमें चला जाए। अब कहता है कि rinse the bottle of the sample with 25 ml normal hexane which is then also poured into the funnel with several washings। कहता है जिस बोतल में हम लोग एक्वस लेयर लिए थे उसको अच्छे से वॉश कर हम लोग फ्लास्क में ऐड कर देंगे। ठीक है। अब कहता है एक्सट्रैक्ट द वाटर सेकेंड टाइम विद नॉर्मल हेक्सेन टू रिंस द बोतल आफ्टर द फर्स्ट गेट्स कंप्लीटेड एंड अगेन द थर्ड टाइम एक्सट्रैक्ट द वाटर विद द सेम प्रोसीजर। कहता है कि जो हम लोग वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, और यही प्रोसीजर जो हम 2-3 बार करेंगे, उसी को कहता है कि सेम प्रोसीजर की मदद से हम लोग 3 बार वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे नॉर्मल हेक्सेन की मदद से रिंस करते हुए, और फिर उस एक्वस लेयर को कलेक्ट करके उसको हम लोग ओरिजिनल सैंपल बोतल में डाल देंगे।
और जो भी एक्सट्रैक्ट हम लोग अलग किए थे उसको हम लोग कंबाइन कर देंगे 125 ml फ्लास्क में। वही कह रहा है, नाउ कलेक्ट द एक्वस लेयर इन द ओरिजिनल सैंपल बोतल एंड कंबाइन द ऑल 3 एक्सट्रैक्ट इन द 125 ml फ्लास्क। ठीक है ना, ये आइए देखते हैं आगे। कहता है नाउ डिस्कार्ड द एक्सट्रैक्टेड वाटर आफ्टर इट्स वॉल्यूम रिकॉर्डेड टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोग एक्सट्रैक्टेड वाटर को डिस्कार्ड करेंगे आफ्टर वॉल्यूम रिकॉर्डेड, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। डिस्कार्ड मतलब वाटर को अलग करेंगे फिर हम लोग। नाउ डिकेंट द कंबाइंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम Na2SO4 इनटू द कंसंट्रेटिंग apparatus। अब जो है जो कंबाइंड एक्सट्रैक्ट था उसको हम लोग डिकेंट करेंगे Na2SO4 की मदद से और उसको कंसंट्रेटिंग apparatus में डाल देंगे। कंसंट्रेटिंग apparatus में जैसे आएगा उसे हम हीट करेंगे सैंड बाथ में at 100 degree Celsius to remove normal hexane. Now transfer the normal hexane solution quantitatively with a disposable pipette to 10 ml volumetric flask and bring the solution to volume with normal hexane and then add about 50 milligram sodium sulfate in it and mix thoroughly. अब जो हम लोग सैंड बाथ की मदद से जब हम कंसंट्रेटिंग apparatus में जो हमारा सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट था उसको हम हीट किए, उसके बाद उसमें हम लोग नॉर्मल हेक्सेन का सॉल्यूशन मिलाएंगे और फिर डिस्पोजल पाइपेट की मदद से हम लोग उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अलग कर लेंगे और उसमें फिर 50 मिलीग्राम हम सोडियम सल्फेट डालेंगे। इसके बाद हम लेंगे सिरिंज। क्यों लेंगे आइए देखते हैं। नाउ टेक द मिक्सचर अबाउट 5 microliter with the help of a syringe and inject it into the gas chromatography. After that, components emerged by gas chromatography column। कहता है यहाँ पे कि मिक्सचर जैसे ही सिरिंज के थ्रू हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में डालेंगे, इनलेट करेंगे, उसके बाद कुछ जो भी गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसीजर है वो होता है। उसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम से कंपोनेंट्स इमर्ज्ड होगा। इमर्ज्ड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट होगा, एनालाइज्ड होगा एनालाइजर के थ्रू, फिर रिकॉर्ड होगा रिकॉर्डर के थ्रू एंड आफ्टर दैट इन गैस क्रोमेटोग्राफ में डिफरेंट कर्व्स आएंगे आर ऑब्टेन। वो जो डिफरेंट कर्व्स क्यों आएंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल्स ऑफ ईच पेस्टिसाइड्स, क्योंकि हर एक पेस्टिसाइड्स का अपना अपना एक पोटेंशियल होगा प्रेजेंट इन दी वाटर सैंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ चूज वन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड कर्व विच इज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा सब जानते हैं कि सभी कर्व का तो एनालाइज किया नहीं जाता है, कोई भी एक स्टैंडर्डाइज्ड कर्व को लेते हैं और उसका फिर हम लोग एनालाइजिंग करते हैं थ्रू एनालाइजर। अब कहता है यहाँ पे द पेस्टिसाइड्स आर आइडेंटिफाई ऑन 2 different types of गॉस chromatographic column by comparing their relative retention time. Hence the water is obtained या water is analyzed by गैस क्रोमेटोग्राफी। और इस प्रकार हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी का एनालाइज करते हैं। ये तो एक शॉर्ट हैंड नोट्स था। ये एनालाइजिंग प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, बट ये सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और होप ये सबके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।